Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा क्वेश्चन क्या है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। एक स्टोरेज कार की बैटरी है, स्टोरेज बैटरी जिसका EMF कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज़ 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू है 0.4 ओम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा वो आपको बताना है, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक बहुत पहले भी आपको कहानी बताया था, शायद आपको याद हो। अगर V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, I इक्वल टू क्या होता है V/R। अगर वोल्टेज हुआ तो या पोटेंशियल हुआ तो अगर आपको इसी पोटेंशियल की जगह आपने EMF लिखा तो क्या करते थे, हम सबको याद है, हाँ R प्लस स्मॉल r लगाते, ठीक। लेकिन यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में R की वैल्यू नहीं दिया है तो हम कैपिटल R को क्या मानेंगे 0। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो बस फॉर्मूले में रखते हैं I इज़ इक्वल टू EMF की वैल्यू हो गई 12 अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू 0 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 0.4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। I इज़ इक्वल टू हो गया, ये हो गया 120/4, काट लिया। I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 30 एम्पियर। बात समझ में आ गई, यस नो। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, देखते हैं। बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका EMF है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक। इस कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट किया गया, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर है। एक बैटरी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और क्या बोल रहा है, इस कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एयर, इसके अंदर जो करंट जा रहा है I की वैल्यू वो कितना दे रहा है बच्चों आपके पास 0.5 एम्पियर, ठीक। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, पहला पूछ रहा है ये कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी बताइए, ठीक। एंड दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब V पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज V होता है, ये होता है ना, V पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालोगे, फिर से मैंने बताया जब भी EMF आ गया तो तुरंत आपने EMF वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। I इज़ इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर EMF नहीं रहेगा तब तो आप V इज इक्वल टू IR यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर EMF बोल दिया तो E अपॉन में R प्लस स्मॉल r, ठीक। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो I इज़ इक्वल टू EMF की वैल्यू गिवन है 10 और अपॉन में कैपिटल R हमको पता लगाना है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3, और साथ में करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, करंट दे रहा है 0.5 एम्पियर। लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा R प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 अपॉन में 0.5, लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, इसको काट लिया, कितना हो गया 20। R इक्वल टू हो गया कितना 20 माइनस 3, R इक्वल टू कितना हो गया 17 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई 17 ओम। अब इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज बताइए। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आपको पता है V इज़ इक्वल टू IR, यही V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो V इज़ इक्वल टू I की वैल्यू इसके अंदर पता है कितना है 0.5 इंटू कैपिटल R की वैल्यू पता है, अभी हम लोग निकाले हैं 17। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा 17×5=85, ये हो गया 8.5 वोल्ट। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। 3 रजिस्टर 1, 2 एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, ऐसे पहला क्वेश्चन है ए पोस्ट। 3 रेजिस्टेंस है, ये है 1 ओम का और ये है 2 ओम का और ये है 3 ओम का, तीनों सीरीज़ में कंबाइंड है। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 + 2 +
3, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो आर एस इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। पहला तो बहुत बोले ना दुनिया का सबसे घटिया क्वेश्चन है, आपको भी आसानी से आप लोग लगा लेंगे, है कि नहीं। बी बोल रहा है कि ऐसी फिगर में इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, अगर इसी कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया गया, ठीक, ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं कुछ है ही नहीं, ठीक। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा वो बताइए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकाल लें कितना होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सीरीज़ में सब में करंट क्या जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, सब में करंट कैसा जाएगा, सेम, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, यहाँ से आई गया तो सब में आई जाएगा ना, क्लियर है। अब हम पहले आई निकाल लें, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज कितना 12 वोल्ट सप्लाई पता है, तो हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू होता है बच्चों I इंटू आर, आई इज इक्वल टू क्या होगा V बाई आर। V की वैल्यू था 12 और R की वैल्यू है 6, काट लिया। करंट कितना सब में जा रहा है 2 एम्पियर का करंट सब में जा रहा है, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ, इसमें वोल्टेज V1 बोल लेता हूँ, इसमें वोल्टेज V2 बोल लेता हूँ, इसमें वोल्टेज V3 बोल लेता हूँ, बोल सकता हूँ। अब देखो कैसे निकलेगा, फटाफट बताना आप लोग, यहीं पे ऐसे 3 लाइन खींच लेते हैं। V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I इंटू इसका नाम R1 बोल लेते हैं, इसका नाम R2 बोल लेते हैं, इसका नाम R3 बोल लेते हैं, बोल सकते हैं। तो बताओ V1 इक्वल टू क्या होगा I इंटू R1 होगा क्या, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। तो I की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2 एम्पियर और R1 की वैल्यू कितना फिगर में है 1, तो इसमें वोल्टेज कितना जाएगा 2 वोल्ट, ठीक। इसमें चलो निकालते हैं V2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। V2 इक्वल टू क्या होगा I इंटू R2 होगा क्या, तो ठीक है I इंटू R2। तो I की वैल्यू 2 एम्पियर हम लोगों ने यहाँ निकाल चुके हैं और R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। V2 की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी बोलो 4 वोल्ट, बात समझ में आ गई। अब V3 निकाल लो, V3 इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो I इंटू R3 होगा क्या, तो निकालो I इंटू R3। V3 इक्वल टू I की वैल्यू कितना है जल्दी बोलो, I की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है ना, इंटू R3 की वैल्यू कितना है 3 ओम। सॉल्व कर लिया, V3 की वैल्यू कितना हो गया 6 वोल्ट आंसर। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट, ये तो घटिया सा क्वेश्चन था अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 रजिस्टर 2, 4 एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। मतलब ये 3 रजिस्टर है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसे मान लो ये हमारे पास 3 रजिस्टर है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 5 ओम, ठीक है। इस सब के सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं ऐसे। तो पहले बोला इनका टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत घटिया, 1/RP इक्वल टू होगा 1/2 + 1/4 + 1/5। सॉल्व करने आता ना, एलसीएम लोग कितना आएगा जल्दी बोलो, इसका एलसीएम कितना आएगा 20, ये हो गया 10 + 5 + 4, तो 1 इक्वल टू कितना होगा जल्दी बोलो 19 अपॉन में 20, तो बोलो RP की वैल्यू कितना हो जाएगा, पलट दोगे तो 20/19 ओम। अरे 1/RP की वैल्यू इतना है तो सिर्फ RP की वैल्यू क्या होगा, तो उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक। ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। कितना घटिया सा क्वेश्चन था। बी पार्ट इसका देखते हैं, बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सप्लाई, 20 वोल्ट की बैटरी लग गई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सब में करंट कितना जा रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, लिखो नहीं पहले समझो। अगर 20 वोल्ट सप्लाई दिया गया, मतलब 20 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दिया गया, तो यही वोल्टेज इसमें भी जाएगा, यही वोल्टेज इसमें भी जाएगा, यही वोल्टेज इसमें भी जाएगा। 20 वोल्ट यहाँ भी 20 वोल्ट जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सब में सेम जाता है। तो जब सब में वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 3 लाइन ऐसे खींच लेते हैं हम लोग ऐसे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन में R1, I1 इक्वल टू, तो V की वैल्यू कितना है जल्दी बोलो, V जा रहा है 20 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितना है जल्दी बोलो 2 ओम। काट लिया,
पहले वाले में करंट कितना जा रहा है जल्दी बोलो, 10 एम्पियर, मतलब यहाँ I1 जा रहा था, पता चल गया है कि नहीं। अब यहाँ I2 जा रहा होगा, I2 कैसे निकालोगे जल्दी से बोलो। I2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इसका नाम R2 बोल लो, इसका नाम R1 बोल लो, इसका नाम R3 बोल लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R2। तो I2 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी हो गई 20 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी है 4, काट लो, कितना जाएगा 5 एम्पियर का करंट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से आप I3 निकाल लो, I3 बराबर क्या होगा V/R3, जल्दी से बताओ तो। आयुषी बताए कि V की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 20 और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5, काट लिया, करंट कितना जाएगा 4 एम्पियर। बात समझ में आ गई। ये भी एक घटिया सा क्वेश्चन था, चलो नोट कर लो। टोटल करंट पूछ रहा है तो तीनों करंट जोड़ लो, I = I1 + I2 + I3। तो I1 की वैल्यू कितना है 10 + 5 + 4, टोटल करंट कितने हो गए 19 एम्पियर। बात समझ आ गई। टोटल करंट निकाल लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। कोई एक हीटिंग एलिमेंट है, मान लो हीटर का कोयल है या प्रेस का कोयल है, उसका जो रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू उस समय कितना है 100 ओम है, ठीक। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, अब उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा अगर उसका नया रेजिस्टेंस पाया गया, इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओम, उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाए 117 ओम हो जाए, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 1.70 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा अच्छा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने बताया था कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है बढ़ती है, याद है। तो यहाँ ये ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो ध्यान से पहले सीखो, पहले कॉन्सेप्ट सीखो इस क्वेश्चन का। बोल रहा जब टेम्परेचर 27 डिग्री था तो उस समय रेजिस्टेंस 100 ओम था। अब बताओ रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया 100 से 117 हो गया तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं। जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं। तो चेक करते हैं कितना बढ़ा, कितना आंसर होगा। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद याद होगा, अल्फ़ा = R2 - R1 होल अपॉन में R1 T2 - T1। याद है कि नहीं याद है, याद है। वेर अल्फ़ा को क्या बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट। बताओ तो देखिए किसको किसको याद है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन बहुत छोटा होगा तो एलॉय। तो देखो यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, देखो कितनी छोटी है 1.70 × 10⁻⁻4। पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत छोटी है, इसी वजह से ये एलॉय बना है और एलॉय से ही बनता है हीटिंग एलिमेंट। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, है ना, मान लो एक नंबर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई अल्फ़ा ये है फलाने ये है, आप मान लो T2 भी निकालिए और पूछ देगा कि किस टाइप का ये मटेरियल है, तो आपका आंसर क्या होगा एलॉय होगा। क्यों, अगर मान लो पूछ दे गिव रीजन वाई, तो आप बोलोगे सिंस अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल। अल्फ़ा पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत छोटा है ना, इसी वजह से वो एलॉय होता है। थ्योरी में लिखवाए हैं, याद होगा नहीं, भूल गए ना। चलो अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं 1.7 × 10⁻⁻4 इक्वल टू R2 की वैल्यू हो गई कितना, जल्दी से बोलो 117 माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 होल अपॉन में R1 की वैल्यू फिर से हो गई 100 और दूसरे पैकेट में T2 - T1, T2 तो मुझे नहीं पता, माइनस T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक किसी को तकलीफ, यस नो बोलो बच्चों, वीडियो वालों, ये हो जाएगा। नो सर। इसको उधर भेज देते हैं। T2 - 27 ऊपर 117 में से 100 गया, कितना बचेगा 17, नीचे आ जाएगा 100
और ये भी नीचे इसको भेज दो, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। देख सकते हैं क्या ऐसा कुछ? यस नो? बोलो बच्चों, वीडियो वालों, आप देखो सॉल्व करने का तरीका। T2 - 27 इक्वल टू, अगर यहाँ से एक पॉइंट हटा दे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा क्या? और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? और 17 से 17 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? बचा क्या, जल्दी से बताओ? 1/10⁻1 और 10⁻⁻4, नीचे कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा क्या? नहीं समझ में आया? आ गया? तो अब ये हो गया T2 - 27, नीचे है तो इसका पर लगा हुआ है, उड़ेगा तो पर कतर देते हैं, ऊपर भेजते हैं, तो ये हो गया 10⁻³ लिख सकते हैं, माइनस नीचे ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया T2 - 27 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 1000 हो गया? हो गया ना? T2 की वैल्यू कितना हो गया? 1000 + 27, T2 की वैल्यू कितना होगा? 1027 डिग्री सेल्सियस। देखो कॉन्सेप्ट देखो, सीखो क्या है, मतलब सिर्फ 17 ओम रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तब जा कर के सिर्फ 17 ओम रेजिस्टेंस आगे बढ़ा, है कि नहीं? मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है तब रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस नज़र आता है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है जिसका लेंथ है 15 मीटर, इसके अंदर बहुत कम करंट जा रहा है, नेग्लिजिबली छोड़ दिया जाए, करंट जा ही नहीं रहा मान के चलो। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वायर है तो ऐसा होगा वायर, शायद आपको याद होगा, ठीक है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। एंड द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? महज 5 ओम है। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट? इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी वो बताइए। फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या यूज़ होगा? R = ρl/A। यही ना होगा, यहीं से रो निकाल लो। रो इक्वल टू क्या होगा? RA/L। RA नीचे L चला जाएगा, ठीक है? R की वैल्यू कितना है? 5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁷ अपॉन में लेंथ कितना है? 15। काटो, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बताओ रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ये हो गई इसकी रेजिस्टिविटी। आंसर घटिया से क्वेश्चन आ रहा छापो। क्या है क्वेश्चन? अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R1 की वैल्यू है 2.1 ओम। उस समय T1 की वैल्यू कितना था? 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितना था? 2.7 ओम। उस समय टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं? फॉर्मूला बोलो। अल्फ़ा = R2 - R1 होल अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 - T1। बोलो R2 की वैल्यू कितनी है? 2.7 माइनस R1 की वैल्यू 2.1 होल अपॉन में R1 की वैल्यू 2.1, T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 की वैल्यू 27.5, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं। कितना आएगा तो बता दो। 2.7 माइनस 2.1 कितना होगा ऊपर? 0.6 अपॉन में कितना हो गया? 2.1। 100 माइनस 27.5, जल्दी बोलो कितना होगा? 100 माइनस 27.5 बताओ जल्दी। 100 माइनस 27.5 कोई माइनस नहीं कर पा रहा है? 82.5 है ना? कितना होगा? नहीं 72.5 नॉट 82, 72.5, ठीक है? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं मतलब नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो मोटी मोटा कितना आ गया? जल्दी बताओ फटाफट। कोई सॉल्व किया?
मेरे से पहले कोई सॉल्व कर लेगा तो जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू आ रही है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा 73 पॉइंट आएगा। माइनस कर दिया तुमको, माइनस कर दिखाएं 100.00 ठीक 27.5 10 में से 5 गया 5 ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया। अजी तुमको माइनस करने नहीं आता है, माइनस करना सीखो डेसिमल वाला। क्या बोला था, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज की वैल्यू है 230 वोल्ट। ड्रॉज एन इनिशियल करंट, वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 3.2 एम्पियर विच सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ। कुछ देर बाद ये जो करंट चेंज होकर के फिक्स्ड हो जा रहा है 2.8 एम्पियर करंट कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या होगा अगर R1 की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर अ टेम्परेचर रेंज, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितना गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। गुलाम नहीं, पर डिग्री सेल्सियस। कौन है गुलाम? तो गुलाम में गिरा है, हाँ? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ? हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है अल्फ़ा, शायद आपको याद होगा, अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1। मेन तो फॉर्मूला ये है। अगर हमारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड सब कुछ मिल जाए तब तो हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलो इफ़ द रूम, अच्छा T1 की वैल्यू नहीं भाई, T1 की वैल्यू कितना दे रहा है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ कूलिंग इफ़ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। T1 दिया हुआ है, T2 पूछ रहा है ना। T1 दिया हुआ है और T2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। रूम टेम्परेचर का मतलब T1। अच्छा अब देखो कहानी क्या है, R1 कैसे निकलेगा, R2 कैसे निकलेगा। पहले इस वोल्टेज को इस करंट से डिवाइड करोगे तो R1 मिल जाएगा। सो R1 इक्वल टू, जैसे आपके पास V इक्वल टू IR होता है तो R इक्वल टू क्या होगा V/I1, ठीक। ये आपके पास R1 मिल जाएगा। उसी तरह से R2 कैसे मिलेगा, जल्दी बोलो, V/I2 कर देंगे, आपको R2 मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, R1 इक्वल टू V की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 230 अपॉन में I1 की वैल्यू गिवन है 3.2 एम्पियर। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे R1 की वैल्यू मिल रहा है लगभग 71.88 ओम, ठीक। उसी तरीके से R2 निकाल लेते हैं। R2 इक्वल टू V की वैल्यू गिवन है 230 अपॉन में I2 की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 2.8। इसको जब हमने डिवाइड किया तो R2 की वैल्यू मिल गई लगभग 82.14 ओम, ठीक। जब R1 R2 मिल गया तो हम लोग अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू इतना होगा, आपको क्या निकालना है T2 निकालना। तो आप इसको ऐसे रिवर्स कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू अल्फ़ा। नीचे अल्फ़ा भेज दिया, कोई तकलीफ। चलो अब आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 को रहने देते हैं -27
इक्वल टू R2 की वैल्यू कितना आया 82.14 माइनस R1 की वैल्यू कितना आया है 71.88 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू है 71.88 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर गिवन है टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 27 उधर जा करके क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 840, कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 840 और इधर इसको भेज देंगे तो मिल जाएगा 27। तो T2 की वैल्यू कितना हो गया, दोनों को जोड़ लो बच्चों, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना 867 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपके पास T2 की वैल्यू। बात समझ आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके का एक फिगर है और क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, ईच ब्रांच ऑफ सर्किट। ठीक है, सभी ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में कंफर्म मिलेंगे, क्योंकि जब वेट स्टोनेज और पोटेंशियोमीटर नहीं है तो कंफर्म है कि हाँ ये वेट स्टोनेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा, किरचॉफ का बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चंदन सर का थ्योरम है, उसको याद रखना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 1 क्या है, सबसे पहला हम बड़ी बैटरी खोजेंगे, बता देना। बड़ी बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट निकलेगा उसके नेगेटिव पे उतना ही करंट आना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है कि नहीं। ठीक, तो इनमें सबसे बड़ी बैटरी कौन सा है, मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये मान लेते हैं 6 वोल्ट है। सबसे बड़ी बैटरी कौन सा है, 10 वोल्ट वाला ये। ठीक, मतलब अगर हम इसके पॉजिटिव से I1 करंट निकाल रहे हैं तो इसके नेगेटिव पे क्या मिलना चाहिए, I1 करंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो अब करंट ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। इसके पॉजिटिव से करंट निकला और जैसे ही यहाँ जंक्शन आया, अगर हम इधर भेज देते हैं I2 तो इधर करंट क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। ये I1 माइनस I2 कब तक आएगा, चलता रहेगा जब तक इसको जंक्शन ना दिखाई दे। ये पूरा ऐसे चलते 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 यहाँ तक आएगा पूरा I1 माइनस I2, यहाँ आते ही एक जंक्शन दिखाई दिया। उसी तरीके से ये भी आएगा, I2 कब तक चलेगा, जब तक कि इसको जंक्शन नहीं दिखाई दे। ऐसे आते 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 एक जंक्शन दिखाई दिया, यहीं पे दोनों आएंगे। अब जंक्शन पे ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों का सम बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाई जंक्शन रूल ये नहीं कह रहा था, देखो ऐसे ये जंक्शन पे कौन कौन आ रहा है, एक तो I2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है। इन दोनों का सम बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो जोड़ो इन दोनों को, क्या आएगा, I2 तो कैंसिल हो जाएगा, जोड़ोगे तो I1 निकलेगा और I1 वापस इसमें निकल गया, करंट ब्रेकिंग सही हो गया। ठीक है, तो अगर किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको थियरी में कहीं हम लोगों ने नहीं बात किया था, लेकिन अब न्यूमेरिकल में बात करना ज़रूरी है। बात करें, कोशिश हमको ये करना होता है कि अगर हम करंट ब्रेक कर रहे हैं तो कम से कम करंट में ब्रेक करें, कम से कम वेरिएबल में ब्रेक करें। वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ से 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक I1 दिख रहा है और दूसरा I2। ठीक है, कम से कम वेरिएबल में हमको तोड़ना होगा फिगर को। क्यों सर कम से कम वेरिएबल में तोड़ना होगा, हम I3 भी बना सकते थे कहीं ना कहीं। तो आप मोटी मोटा जितने वेरिएबल में तोड़ेंगे उतनी बार आपको लूप लेना पड़ेगा, अलग अलग उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा। जैसे हम एग्जांपल बताता हूँ, इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2, I1 और I2। हमको 2 बार अलग अलग लूप लेंगे और दोनों बार लूप लेंगे, अलग अलग लूप होना चाहिए दोनों, और 2 लूप लेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मान लो I1 I2 I3 होता तब क्या करते,
3 अलग अलग लूप लेते हैं, ठीक है, और 3 इक्वेशन बनाते हैं। 3 अलग अलग लूप से 3 इक्वेशन बनेगा, तभी वो सॉल्व होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। अगर I1 I2 I3 I4 हो जाए तो हमें 4 बार लूप लेना पड़ेगा, 4 अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तब सॉल्व करके हमको आंसर निकालना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अब कैसे लूप लेना है, तो लूप लेने का कहानी तो हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, शायद याद भी होगा, बहुत बच्चों को याद भी है, बहुत बच्चों को पच भी गया होगा। बताया था ना, अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम तो वोल्टेज चंदन सर कैसा लेंगे? पॉजिटिव। याद है? अगर लूप की डायरेक्शन इधर और करंट की डायरेक्शन उल्टा तो वोल्टेज कैसा लेंगे? नेगेटिव। याद है कि नहीं याद है? ये 2 कॉन्सेप्ट सबको याद है कि नहीं? सबको याद है? चलो, अब जिसको जिसको याद है उसको सब समझ में आएगा। चले अब लूप लेते हैं। हमारे पास कितने इसमें वेरिएबल है, पहले ये बताओ। 2 हैं, तो हमको कितनी बार लूप लेने पड़ेगी? कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? बात समझ में आ गई? जितनी वेरिएबल उतने इक्वेशन बनाने हैं, और उतने इक्वेशन बनाने के लिए उतनी बार अलग अलग लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक लूप लेता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इन क्लोज लूप, पहले समझिए, कोई लिखने का प्रयास मत करिए, लिखने का हम समझ देंगे। क्लोज लूप ले लेते हैं, कोई भी आप लूप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ले लेता हूँ A D C A, ऐसे A से D, D से C, C से A। क्लोज लूप है कि नहीं? यस नो? वीडियो वाले बच्चों है कि नहीं? है ना? वेरी गुड। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। यही है बदमाश, किसी को समझ में नहीं आता है। लूप किधर से किधर जा रहा है? यहाँ जो लिख रहे हैं वो लूप का डायरेक्शन, और यहाँ जो एरो दिखेगा वो करंट का डायरेक्शन है। लूप जा रहा है A से D और करंट भी जा रहा है A से D। वोल्टेज कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। लूप जा रहा है D से C, लूप जा रहा है D से C, और करंट भी देखो एरो किधर जा रहा है? D से C। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ वोल्टेज होगा, कितना होगा बताओ? लूप और करंट सेम डायरेक्शन, वोल्टेज कैसा? पॉजिटिव। कितना वोल्टेज होगा? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2, और करंट क्या जा रहा है? I1 माइनस I2। समझ में आया? अब लूप की डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है? C से A। बैटरी अभी मत देखो, बैटरी एकदम लास्ट में देखना होता है, ठीक। लूप किधर से किधर जा रहा है? C से A, और करंट भी देखो C से A जा रहा है, तो वोल्टेज कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई रेजिस्टेंस है क्या? है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। वोल्टेज कितना होगा? 5 इंटू I1, 5 I1। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। नो सर? नहीं समझ में आया? आ गया ना? अगर लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम, वोल्टेज पॉजिटिव। और लूप का डायरेक्शन यहाँ से पता चलेगा और करंट की डायरेक्शन ये एरो से पता चलेगा, ठीक। अच्छा सर, इतना तक तो पता चल गया। अब हम लोग उसी लूप में फिर से चलते हैं, दोबारा चलना है, बैटरी खोजना है। पहली बार में रेजिस्टेंस खोजना होता है, दूसरी बार में आपको बैटरी खोजना होता है। इक्वल टू लगा लिया साइन। अब बैटरी खोजते हैं। A से D चलते हैं। A से D में कोई बैटरी है? A से D में नहीं है। फिर D से C चलते हैं। D से C में कोई बैटरी है? जैसे ही D से C बढ़ रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल लास्ट में पड़ रहा है? नेगेटिव के पॉजिटिव? लास्ट में क्या पड़ रहा है? इधर से बढ़ते हुए आगे नेगेटिव पड़ रहा है, तो लिखेंगे नेगेटिव 2 वोल्ट। फिर आगे बढ़ो, फिर लूप किधर से किधर है? C से A। ऐसे कहें C से A, आगे बढ़ते 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 लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव, तो लिखेंगे पॉजिटिव 10 वोल्ट। बैटरी सॉल्व करने समझ में आया? मतलब जैसे लूप चला रहते हैं वैसे चलिए, और बैटरी का जो लास्ट टर्मिनल दिखेगा वही सिंबल लगा दीजिएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला इक्वेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2I1 + 5I1 कितना हो जाएगा? 7I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10 में से 2 गया, कितना होगा? 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास कितने वेरिएबल थे? I1 I2 2 वेरिएबल थे, तो हमको एक बार और लूप लेना पड़ेगा। एक और इक्वेशन आएगा तभी सॉल्व हो सकता है। चलिए अब एक और लूप लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। कौन सा लूप लेंगे? इनक्लोज्ड लूप, कोई भी लूप ले सकते हैं।
ABCA ले लें, ABCA आप पूरा ले सकते थे, ABCDA भी ले सकते थे, कोई टेंशन नहीं, क्लोज होना चाहिए। लेकिन एक ही लूप को दोबारा नहीं लेंगे, एक बार अगर ले चुके तो दोबारा नहीं लेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलो अब मैं ये मिटा देता हूँ, एरो ये सब जो फालतू का बनाया था कंफ्यूज करता है। ठीक, अब लूप किधर से किधर जा रही है, ए से बी, और करंट भी ए से बी जा रहा है, लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है ए से बी के बीच में, दिख रहा है, 6 वोल्ट है, बैटरी है, रेजिस्टेंस ऐसा बना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वोल्टेज लिखने की ज़रूरत नहीं। अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बी से सी हमको आयुषी बताएगी। बी से सी लूप जा रहा है, करंट उधर ही जा रहा है कि अपोजिट जा रहा है, उधर ही जा रहा है। बताओ इसमें वोल्टेज निगेटिव होगा या पॉजिटिव, लूप भी जा रहा है बी से सी और करंट भी जा रहा है बी से सी, वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव। कितना वोल्टेज होगा, 10 इंटू I2, अरे रेजिस्टेंस में करंट को मल्टीप्लाई कर दो, वो वोल्टेज हो जाएगा, तो कितना होगा 10I2, ठीक है। अब लूप किधर से किधर जा रहा है, सी से ए, आयुषी बताएगी। लूप जा रहा है सी से ए, करंट किधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, एरो देखो, एरो किधर जा रहा है, सी से ए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई रेजिस्टेंस है क्या, है सर, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना होगा इसमें, जल्दी बोलो, 5 इंटू I1 होगा ना, 5 इंटू, अरे नहीं समझ में आया, आ गया ना भाई। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। सारा रेजिस्टेंस सॉल्व हो गया, अब हम सारा बैटरी देखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। आयुषी बताएगी लूप किधर से किधर चल रहा था, ए से बी जा रही हो, आगे बढ़ रही हो, ध्यान देते रहो। लास्ट टर्मिनल क्या पढ़ रहा है, नेगेटिव पढ़ रहा है, ए से बी बढ़ते समय लास्ट टर्मिनल नेगेटिव पढ़ रहा है, पॉजिटिव पढ़ रहा है, तो लिखेंगे पॉजिटिव 6 वोल्ट। फिर आगे बढ़ो, बी से सी कोई बैटरी है नहीं है सर, बैटरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी से ए बढ़ो, बढ़ते समय लास्ट टर्मिनल क्या पढ़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो लिखेंगे पॉजिटिव 10 वोल्ट। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस 10I2 इक्वल टू कितना हो गया 16। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने आता है, यस नो, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन, देखो किसी I1 या I2 किसी एक के आगे का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे, तो इसके आगे 2 दिख रहा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 7 पंजे 35I1 और 5 दूना के 10I2 इक्वल टू 8 पंजे 40 प्लस 10I2 माइनस 10I2, काम खत्म। 5I1 प्लस 35I1 कितना हो गया 40I1 इक्वल टू कितना हो गया 56। I1 की वैल्यू कितनी मिली 56/40, I1 मिल गया। I1 मिला कि नहीं मिला, बोलो। जब I1 मिला तो अब आगे सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, चाहे क्वेश्चन 1 2 3 कहीं भी पुट करो, I2 मिल जाएगा। कहाँ पुट करना चाहते हो बताओ, 1 में, चलो तो ऐसे लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, 2 में रख लो, अच्छा दिख रहा है, छोटा मोटा है ना। तो इक्वेशन क्या था 5 इंटू I1, यही ना 2 वाला इक्वेशन। I1 की वैल्यू हो जाएगा 56/40 ना, प्लस 10I2 बराबर 16 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 से काट ले कितना 8 और 8 से काटोगे 8 सत्ते 56, तो 10I2 बराबर कितना हो गया 16 माइनस 7, बोलो I2 बराबर कितना हो गया 10I2 बराबर कितना हो गया, जल्दी बोलो। 16 माइनस 7 कितना 9, वेरी गुड। I2 बराबर क्या हो गया 9/10 एम्पियर, 9/10 एम्पियर। ये I1 और I2 मिल गया। क्वेश्चन क्या था,
ईच ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो कितने ब्रांच दिखाई दे रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, 3 ब्रांच में दिख रहे हैं। एक ब्रांच ABC, एक ब्रांच AC और तीसरा ब्रांच क्या है? ADC। ये 3 ब्रांच है ना, तीनों में देखो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। इसमें I2 है, इसमें I1 है, इसमें I1 माइनस I2 है, तीनों अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है ना, 3 ब्रांच कहलाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ब्रांच, सबसे पहले AC ब्रांच में बताओ, AC ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 ना। इन ब्रांच AC में I1 फ्लो कर रहा है और I1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, कितना है? 56/40 एम्पियर। उसी तरीके से सेकंड, इन ब्रांच, एक ब्रांच लेते हैं ABC में बताओ करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है ना, बोलो, वेरी गुड। और I2 की वैल्यू कितनी है? 9/10 एम्पियर। तीसरा ब्रांच क्या है, जल्दी बोलो, इन ब्रांच, जल्दी बोलो, ADC, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? I1 माइनस I2, ठीक है। इन ब्रांच ADC, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू होगी 56/40 माइनस 9/10। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, पूरा एलसीएम लेंगे, थोड़ा नहीं लेंगे। कितना आएगा? 40। ये हो गया 56 माइनस कितना होगा? 36। बताओ कितना होगा? 56 माइनस 36। ADC में करंट कितना फ्लो कर रहा है, जल्दी बोलो, ऊपर कितना हो गया? 20, कितना? 20/40 काट लिया, 1/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इस तरीके से आपको करंट निकालना होता है ईच ब्रांच। नहीं समझ में आया ना? आ गया आपको? कैसे सॉल्व किया गया? बहुत ईजी है, 3 नंबर दे के जाता है फोकट का। आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, पहली बार आप देख रहे हैं तो, लेकिन अगर 2-4-5 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगा, एकदम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक नोट करिए। तो हम बात करते हैं करंट तोड़ने का। ये है बैटरी, आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। थोड़ा सा हम रेड कलर का इंक लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसके पॉजिटिव से हम I1 करंट लेके चलते हैं, तो इसके निगेटिव पे कैसा करंट आना चाहिए? I1 आना चाहिए। ठीक है, आएगा तब तो हमारा करंट ब्रेकिंग सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। करंट ब्रेकिंग तो आप लोग बहुत सीखे हो। अब ये I1 यहाँ से निकला, यहाँ I1 जा रहा है, कब तक जाएगा? जब तक कि उसको जंक्शन नहीं मिला। यहाँ जंक्शन मिला, यहाँ पे करंट हम भेज देते हैं I2, तो यहाँ करंट क्या जाएगा? I1 माइनस I2। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? अब ये I2 को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर एक जंक्शन दिखाई दिया, मैं इधर भेज दिया I3, तो इधर क्या जाएगा? I2 माइनस I3 जाएगा। अब ये करंट इस जंक्शन की तरफ I3 आ रहा है और इस जंक्शन की तरफ I1 माइनस I2 आ रहा है, तो बताओ बाहर क्या निकलेगा? बोलो बच्चों, बाहर क्या निकलेगा? I1 माइनस I2 प्लस I3 निकलेगा क्या? अब ये भी करंट इस जंक्शन की तरफ जा रहा है और ये भी करंट इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, जा रहा है दोनों। इन दोनों का सम बाहर निकलेगा, दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? मिल रहा है क्या? I2 से I2 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल, I1 मिल रहा है, मतलब मेरा काम सही है, मेरा करंट ब्रेकिंग सही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चंदन लॉ याद रखना है। चंदन लॉ क्या बोलता है? अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम तो वोल्टेज पॉजिटिव, याद है? और अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो वोल्टेज नेगेटिव। यहाँ तक सबको आना चाहिए। आ रहा है तभी काम बनेगा, आ रहा है? चलो, अब हम लोग को क्वेश्चन में ये हमको बताइए कि कितने लूप लेने पड़ेंगे, कितने वेरिएबल में टूटे करंट? 3, I1, I2 और I3, 3 दिख रहा है ना? तो 3 वेरिएबल में टूटे तो हमको 3 बार लूप लेना पड़ेगा और तीनों लूप अलग अलग होना चाहिए। और अगर बैटरी है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार ऐसा लूप जरूर लिया जाए जिसमें बैटरी दिखाई दे। एक लूप जरूर लेना है जिसमें बैटरी दिखाई दे। ठीक, तो देखो हम लूप लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा,
इन क्लोज लूप एक लूप लेते हैं ए बी, इसका नाम क्या है, मिस कर दिया है क्या भाई साहब, ये इसको हम डी बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोल लेते हैं, डी। ठीक है, हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए बी डी ए। लूप क्या लिया, इन क्लोज लूप, जल्दी बोलो, ए बी डी ए, ऐसा लूप ले लेते हैं, ये ए बी डी ए। ठीक है, तो आप वीडियो वाले बच्चों आप लोग बताओगे, मैं नहीं बोलूँगा, आज मैं कम बोलूँगा। लूप ए से बी जा रहा है यहाँ पर, और एरो दिखा रहा है ये रेड वाला, एरो भी किधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है। वोल्टेज नेगेटिव या पॉजिटिव, कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस है 10, करंट है I2, तो इसमें वोल्टेज कितना होगा, 10I2। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आया, आ गया। फिर लूप किधर से किधर जा रहा है, बी से डी, और देखो बी से डी लूप जा रहा है, करंट भी किधर जा रहा है, ये देखो रेड वाला, बी से डी जा रहा है, बताओ वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव। कितना होगा, 5 × I3। ठीक, अब लूप किधर से किधर जा रहा है, डी से ए, लूप जा रहा है डी से ए, लेकिन एरो देखो ये वाला किधर जा रहा है, ए टू बी, उल्टा जा रहा है। वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव। कितना होगा, 5I1 - I2 = 0। क्योंकि अब इस लूप में कहीं बैटरी तो है नहीं, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, वोल्टेज का सम 0 हो गया। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। क्या मिलेगा, देखो I1 को पहले लिख लेंगे तो ये मिलेगा -5I1, ठीक है, और यहाँ हो गया 10I2 और माइनस माइनस प्लस 5I2, कितना हो जाएगा 15I2 और प्लस 5I3 = क्या हो गया 0। कोई तकलीफ, इसमें से 5 कॉमन लेकर के हटा देते हैं तो क्या बचेगा बताओ, -I1 प्लस 3I3 प्लस 3I2 प्लस I3 = 0 मिलेगा। हम I1 को यहीं रहने देते हैं, बाकी चीज़ को, या I1 को उठा के उधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, I1 = मिलेगा 3I2 प्लस I3 मिलेगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया। अभी हमने एक लूप लिया, मुझे कितने लूप लेने हैं, क्यों लेने हैं, 3 वेरिएबल में टूटा है। चलो अब दूसरा लूप लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। लूप नंबर 2, इन क्लोज लूप, एक लूप ये ले लेते हैं ऐसे, BC ले सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों, वीडियो वालों ले सकते हैं। चलो अब बताओ, लूप जा रहा है B से C और एरो भी दिख रहा है B से C, वोल्टेज कैसा, कितना वोल्टेज, 5 ब्रैकेट में I2 माइनस I3 लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया, आ गया। उसके बाद फिर लूप जा रहा है C से D, लेकिन करंट का देखो एरो किधर है, अपोजिट, वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव। कितना होगा, 10 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 प्लस I3 होगा क्या, ठीक है सर। उसके बाद बढ़ते हैं, फिर लूप जा रहा है D से B, करंट फिर से अपोजिट आ रहा है, कितना होगा, -5I3 = 0, क्योंकि इस लूप में भी कोई बैटरी नहीं है तो 0। कोई तकलीफ, नहीं समझ में आया सबको, वीडियो वालों थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, -10I1 दिख रहा है, और 5I2 यहाँ हो गया, प्लस 10I2 इधर हो गया, 10 5 15I2। नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, नहीं आ रहा वीडियो वालों को, सबको आ रहा है ना। उसी तरीके से -5I3 इधर हो गया, -10I3 कितना हो गया
-15 और -5 कितना हो जाएगा, -20i3 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, यस नो। अब इसमें से फिर से कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, जल्दी बोलो। -2i1 प्लस बोलो 3i2 -4i3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई। अब हमको तीसरा लूप भी लेना है। कंडीशन हमने क्या बताया था, 2 लूप आप कुछ भी ले सकते, लेकिन तीसरा लूप ऐसा लेना है कम से कम एक बैटरी हो या एक सेल हो, ठीक है। अब उसको कैसे लेंगे, तो एक लूप हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं वाइट या इसका कलर कर लेते हैं रेड। इन क्लोज लूप का नाम बोल दें, लूप ले लेते हैं ABC, इसको बोल लेते हैं E, इसको बोल लेते हैं F, ठीक है। ABCEFA ऐसा पूरा ले लेते हैं, बड़ा सा, बीच में एक सेल आ जाएगा ना, तो ऐसे ले लेते हैं। क्या नाम लेते हैं, जल्दी बोलो। AB बोलो CEFA लिख सकते हैं, यस नो, यस सर। अब चलो देखते हैं कौन बच्चा बता लेगा, जो बता लेगा वो अच्छा बच्चा। तुरंत समझदार पोजीशन मिलेगा क्या, यही लूप लिखते हैं, ठीक है। अलग समझने का प्रयास करिएगा, इसको नहीं आएगा बता देगा। टू कहाँ से आएगा, यहाँ का अच्छा, ये I2 वाले का 2 निकल गया है, बड़ा बदमाश किस्म का है ना। अब इस लूप में चलते हैं। लूप किधर से किधर चल रहा है, A से B। अब देखो करंट जा रहा है क्या, A से B, करंट सर जा रहा है A से B। वोल्टेज कैसा होगा, कितना वोल्टेज होगा, 10i2, ठीक है, वेरी गुड। ये हो जाएगा प्लस 10i2, ठीक है। नहीं आ रहा क्या समझ में, आ रहा है। फिर बताओ, फिर लूप किधर से किधर जा रहा है, B से C, B से C, B से C। बताओ करंट किधर जा रहा है, B से C। वोल्टेज फिर कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना, 5i2 माइनस i3 प्लस 5i2 माइनस i3, ठीक है। फिर लूप किधर जा रहा है, C से E, C से E। कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो वोल्टेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, E से F, E से F के बीच में कोई रेजिस्टेंस पड़ रहा है क्या, यस सर। और करंट उसी डायरेक्शन में, वोल्टेज कैसा, पॉजिटिव, कितना, 10i1, लिख सकते ना, प्लस 10i1। फिर F से A आओ, F से A में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है सर, वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, तो वोल्टेज का काम हो गया। अब सेल देखते हैं, इक्वल टू, लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, A से, कहाँ पे ख़त्म हुआ, A पर। आप देखो A से B गए थे, कोई सेल पड़ा, नहीं सर। B से C गए थे, कोई सेल पड़ा, नो सर। C से F गए, कोई सेल पड़ा। अब E से जैसे हम F जा रहे हैं तो लास्ट एक सेल पड़ रहा है, उसका लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव, इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस 10। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। पॉजिटिव सेल का टर्मिनल इधर उधर कर दो क्या, आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान देना, फिगर में ये मत सोचना अरे सेल है ना इधर उधर लगा देखा जाता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। देखो क्या बचा आपके पास, 10i1 और ये हो गया 10i2 प्लस 5i2, कितना हो जाएगा, 15i2, लिख सकते हैं। और क्या बचेगा, माइनस 5i3 बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। 5 कॉमन लेके काट लो, तो इधर क्या बचेगा, कॉमन लेके काटा तो ये बचा 2i1 प्लस बताओ कितना होगा, 5 3 जा 3i2 माइनस i3 इक्वल टू 2। अरे इधर से भी तो 5 लिए हो, कॉमन काटोगे, आता नहीं सबको, आता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। किसी बच्चे को तकलीफ
बालिकाओं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दिक्कत आएगी, कैसे सॉल्व करते हैं? अगर 3 इक्वेशन बन गया तो I1 I2 सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सीखना। मैं बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड दूसरा, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड तीसरा। सर ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता देते तो बड़ा अच्छा होता। देखो पहले वाले इक्वेशन आपको करना क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा काम करना होता है। पहले वाले इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू निकालो, चाहे I1 I2 या I3 निकाल लिया, इसमें पुट कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगा। और यही चीज़ I1 को उठा करके आप थर्ड में भी पुट कर दो तो एक और इक्वेशन बन जाएगा, और दोनों को सॉल्व करना आसान होता है। जैसे I1 की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो, 3I2 + I3, इसमें I1 की जगह पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपके पास, मैं उठा लेता हूँ ऐसे ऐसे, देखो इक्वेशन नंबर 2 मैंने उठा लिया, ये था क्या, अब मैं क्या करूँगा, ये था तो बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं ध्यान से देखना, माइनस का 2 I1 की जगह इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू उठाएंगे। I1 की वैल्यू क्या, जल्दी बोलो, 3I2 + I3 रख दो, यहाँ जाए इक्वेशन 1 है 3I2 + I3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 3I2 - 4I3 = 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या। बस इस I1 को उठा के रख दिया गया, I1 की पहले वाले इक्वेशन से पुट निकाला, दूसरे में पुट कर दिया, उसी तरह से पहले वाले से निकालेंगे, तीसरे में पुट कर देंगे, दोनों काम इसी में करना है। बताते हैं क्या चीज़, घबराओ नहीं, ठीक है। यहाँ समझ में आया क्या किया, पहले वाले में से I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे दूसरे वाले I1 में पुट कर दिया। थोड़ा सॉल्व कर लेते, कितना आएगा जल्दी से बताओ तो, देखो -6I2 + 3I2 कितना आएगा, -3I2 आएगा क्या। उसी तरीके से -2I3 - 4I3 -6I3 = क्या हो गया, 3 कॉमन लेके आओ, माइनस कॉमन लेके भेज देते हैं, हटाओ, क्या बचेगा I2 प्लस बोलो 2I3 = 0, इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं 4, ठीक। अब क्या करना है, फिर से पहले वाले इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकालना है, अभी दूसरे में पुट किए थे, अब किस में पुट करेंगे, तीसरे में पुट करेंगे। तो तीसरा वाला इक्वेशन क्या था, याद करो वो जमाना क्या था, Ctrl+C+V, ये था क्या। अब इसमें 2 I1 की जगह I1 वाली वैल्यू रिप्लेस करो, क्या आएगा जल्दी बोलो, ऊपर I1 क्या था 3I2 + I3, चलो यहाँ लिख लेते हैं 3I2 + I3 + 3I2 - I3 = 2। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है सर। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 3 2 जा 6I2 + 3I2 9I2 लिख सकते हैं। ये हो गया 2I3 - I3 + I3 = क्या होगा 2, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। यहाँ I2 के आगे 9 है और यहाँ I2 के आगे कुछ नहीं है, हम ऐसा करते हैं 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा इधर 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 9I2 + 18I3 = 0, और इधर ऑलरेडी क्या है 9I2 प्लस बोलो I3 = क्या है 2। सॉल्व करने तो हम जानते हैं, सबको आता होगा, बचपन में सिखाया गया है, ऐसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस
ये से कैंसिल। अब 18 में 18 I3 में से I3 गया, कितना बचा जल्दी बोलो? 17 I3। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे अभी, ठीक है। 17 I3 इक्वल टू क्या बचेगा? -2 बचेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक, 17 I3 इक्वल टू क्या हो गया? -2। अब यहीं पे सॉल्व कर लो। I3 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? -2/17। ये मिल गया I3, मिला। जब I3 मिल गया तो चाहे इक्वेशन नंबर 5 में चाहे इक्वेशन नंबर 4 में I3 की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? I2। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते हैं। तो लिखो फ्रॉम या पुट I3 इन इक्वेशन 5 वी गेट क्या मिलेगा जल्दी बोलो? 9I2 प्लस I3 की जगह क्या होगा? -2/17 इक्वल टू क्या हो गया? 2। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो जल्दी से बताओ I2 बराबर क्या होगा? 9I2 इक्वल टू कितना होगा जल्दी बोलो? ये हो गया 2 प्लस 2/17 कितना हो गया? 17 दूना का 34, 2 36 अपॉन में 17। I2 बराबर कितना होगा? 9 से 36 अपॉन में 17 इंटू 9 से काटो, 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। तो I2 की वैल्यू क्या मिला जल्दी बोलो? 4/17 I2 मिल गया। जब आपको I3 पता चल गया, I2 पता चल गया, तो आप I1 निकाल सकते हो। किस इक्वेशन से निकाल सकते हो? चाहे फर्स्ट से निकालो, चाहे सेकंड से निकालो, चाहे थर्ड से निकालो, किसी से भी निकालो। तो मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूँ। तो लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा? I1 बराबर क्या था जल्दी बोलो? 3I2 प्लस I3। देखो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाला आ गया, 3I2 प्लस I3 था ना। I2 की वैल्यू भी कितना निकाले हो आप लोग जल्दी बताओ? I2 हाँ बताओ जल्दी बोलो कितना है? हाँ ये होगा 3 इंटू 4/17 प्लस I3 की वैल्यू कितना निकाले ऊपर देखो? -2/17। ये हो जाएगा -2/17। बस सॉल्व करना है। तो ऊपर कितना हो गया? 12/17 और -2/17। जल्दी से बताओ I1 की वैल्यू कितना होगा? 12 में से 2 गया 10/17। ये हो गया I1 की वैल्यू। किसी बच्चे को तकलीफ? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट ना। क्वेश्चन ये पूछा था सभी ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम नया काम कर रहे हैं सर, समझाइए। तो पहले बात करते हैं इन ब्रांच। एक ब्रांच ले लेते हैं, कौन सा? ऊपर देखो ये है AFEC। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? I1 कर रहा है ना। तो पहला ब्रांच क्या ले लेते हैं? AFEC। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा था? I1। और I1 की वैल्यू हम लोग नीचे निकालना है, कितना आया है? 10/17। ये हो जाएगा 10/17 एम्पियर। 10/17 एम्पियर। अगला ब्रांच देखते हैं। इन ब्रांच जल्दी जल्दी बताना। एक ब्रांच और कौन सा होगा? AB में करंट क्या फ्लो कर रहा है? I2। वेरी गुड। AB इन ब्रांच AB में क्या फ्लो कर रहा है? I2। और I2 की वैल्यू कितनी आई है? 4/17 एम्पियर। आ रहा है समझ में? आगे बात करते हैं इन ब्रांच। जल्दी बोलते रहो। AB के बाद क्या है? AB के बाद निकाल लेते हैं BD में करंट क्या फ्लो कर रहा है? I3 इन ब्रांच BD में क्या फ्लो किया? I3। और I3 की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? -2/17 एम्पियर। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से नेक्स्ट है इन ब्रांच BD हो गया। अब इसके बाद क्या बचा जल्दी बोलो? AD में करंट क्या फ्लो कर रहा है? I1 माइनस
I2 इन ब्रांच AD क्या है I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू कितना है जल्दी बोलो 10/17 माइनस I2 की वैल्यू कितना है 4/17। तो बताओ AD ब्रांच में कितना करंट जाएगा 6/17 एम्पियर। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन ब्रांच AD हो गया, इसके बाद कौन सा ब्रांच बचा है देखो जल्दी बताओ। AD के बाद हो गया BC में क्या फ्लो कर रहा है I2 माइनस I3। इन ब्रांच BC में है I2 माइनस I3। I2 की वैल्यू जल्दी बताओ कितना है 4/17 माइनस I3 की वैल्यू कितना है -2/17। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 6/17 एम्पियर। एक और ब्रांच बचा लास्ट, क्या है इन ब्रांच जल्दी बोलो क्या है बोलो। ये है DC में करंट क्या फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 प्लस I3। इन ब्रांच CD DC कुछ भी लिख दो, क्या करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 प्लस I3। तो जल्दी से बताओ I1 की वैल्यू कितनी है बोलो। I1 की वैल्यू कितनी देखो 10/17। I2 की वैल्यू कितनी है 4/17 और प्लस I3 की वैल्यू कितनी है -2/17। सॉल्व कर लिया, बताओ DC ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है जल्दी बोलो। अरे 6 हो गया और 10 में से 6 गया कितना हो गया बोलो 4/17 एम्पियर। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा था।